नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हम जून 2023 की मंथली मैगज़ीन पर। और इस मंथली मैगज़ीन के लास्ट पिलर को, नीति शास्त्र को, यानी 9वें पिलर को हम पढ़ रहे हैं। और शीघ्र जो है हम 9वें पिलर की ओर बढ़ते हैं। तो ये इसका 9th पिलर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 9th पिलर का नाम है नीति शास्त्र यानी इथिक्स। तो इसका पहला टॉपिक है पेट्रोनेज नियुक्तियाँ। क्या हैं पेट्रोनेज अपॉइंटमेंट्स, क्यों हैं सुर्खियों में? परिचय देखें तो सिफारिश जुगाड़ आधारित नियुक्तियां या पेट्रोनेज नियुक्तियां उन नियुक्तियों को संदर्भित करती हैं जिसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, लोक सेवक आदि की सिफारिश पर किसी व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं पेट्रोनेज नियुक्तियां। इससे न केवल पेट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल लोगों पर असर पड़ता है बल्कि इससे भारत के संपूर्ण गवर्नेंस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, पेट्रोनेज नियुक्तियों के लिए निहित प्रेरणा स्रोत क्या हैं? एक तो है क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो क्या है? रिश्वत या एहसान या फेवर के बदले की जाने वाली नियुक्तियाँ, उसको कहते हैं क्विड प्रो क्वो, प्रतिफल। ठीक। इसके अलावा नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद या पक्षपात, किसी नियुक्ति के करने वाले प्राधिकारी के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए अपने अधिकार शक्ति का उपयोग करना। इसके अलावा है प्रशासनिक प्रभाव बनाना, व्यवस्था में उद्यम करने और प्रभाव बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत विवेकाधिकार के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। पेट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल नैतिक मुद्दे, व्यक्ति के प्रति वफादारी बनाम मौजूदा सिस्टम के प्रति जवाबदेही। जब नियुक्त व्यक्तियों को सिफारिश जुगाड़ के चलते अपना पद मिलता है तो वे सिस्टम के बजाय उस व्यक्ति के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाते हैं जिन्होंने उनकी नियुक्ति कराई है। मेरिटोक्रेसी या योग्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन, आदर्शतः पदों को व्यक्तियों की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर भरा जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की नियुक्तियों में मेरिटोक्रेसी की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम की अप्रामाणिकता, सिस्टम की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही परिणामतः महत्वपूर्ण पदों पर या अहम भूमिकाओं के निर्वहन में अप्रभावी या अक्षम व्यक्तियों के शामिल या नियुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, सिफारिश जुगाड़ के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के कारण योग्य सक्षम व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही उनके इस धारणा को भी बल मिलता है कि उनके प्रयासों और योग्यताओं की उपेक्षा की गई है और इस पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा लोगों का विश्वास, यह सिस्टम और सत्ता में बैठ गए लोगों के न्यायपूर्ण गैर पक्षपाती रवैये के प्रति जनता के भरोसे को खत्म कर सकता है। इससे समग्र रूप से गवर्नेंस पर लोगों के विश्वास को क्षति पहुँचती है। इसके अलावा पेट्रोनेज नियुक्तियों से संबंधित भाई भतीजावाद, पक्षपात, इसके अलावा सिस्टम में आम लोगों के भरोसे को भी और भी कम करता है। देखिए, पेट्रोनेज नियुक्तियों के प्रभाव क्या हैं? भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन बढ़ेगा। इसका उपयोग एक साधन के रूप में जैसे राजनीतिक सहयोगियों को पुरस्कृत करने, समर्थन बनाए रखने और क्विड प्रो क्वो प्रतिफल व्यवस्था बनाने में शामिल होने के लिए किया जा सकता है। ये संसाधनों को उसके यथोचित स्थान की जगह और आर्थिक कहीं सार्वजनिक कल्याण से इतर व्यक्तिगत लाभ की ओर स्थानांतरित कर सकता है। इसका प्रभाव ये हो सकता है खराब नीतिगत कार्यान्वयन, सिफारिश जुगाड़ के माध्यम से नियुक्त किए गए व्यक्ति अक्षम और अनुभवहीन प्राधिकारियों की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप नीतिगत परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है या वांछित नीतिगत परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है और पूरा गवर्नेंस सिस्टम बाधित हो जाता है। सक्षम अधिकारियों के मनोबल में गिरावट से सार्वजनिक सेवा के भीतर प्रेरणा और प्रतिभा की धारणा बाधित होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को अप्रासंगिक और अयोग्य महसूस करता है। इसके अलावा वैधता या विश्वसनीयता में गिरावट, यह नागरिकों के सक्षम सिस्टम को भ्रष्ट, भाई भतीजावाद पर आधारित और अपारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इससे सरकार की वैधता या विश्वसनीयता में गिरावट आ सकती है और प्रभावी ढंग से शासन करने की उसकी क्षमता कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा अवरुद्ध आर्थिक विकास, समृद्धि और विकास मुख्यतः गवर्नेंस पर निर्भर करते हैं। सिफारिश जुगाड़ प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किए गए अक्षम अधिकारी संशोधनों का उचित उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। अब हम समझते हैं पेट्रोनेज नियुक्तियों पर लगाने के लिए उठाए गए कदम। तो पेट्रोनेज नियुक्तियों पर रोक लगाने के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, RTE अधिनियम 2005। इसके द्वारा नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है, जिसमें नियुक्तियों और भर्तियों से संबंधित जानकारी भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान यानी कि NEGP, इससे नियुक्त प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और पारदर्शिता और दक्षता में बढ़ोतरी हुई है।
विसल ब्लोअर संरक्षण 2014 भ्रष्टाचार और गलत अनुचित कार्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें पैट्रोनेज नियुक्तियों के मामले भी शामिल हैं। तो गलत अनुचित कार्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का ये नियम है विसल ब्लोअर संरक्षण। यानी जो गलत कार्यों को उजागर करता है उसकी सुरक्षा होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जो उसके दुश्मन बन गए हैं वो। इसके अलावा भ्रष्टाचार रोधी उपायों को मजबूत करना, सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड और जो है एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों का गठन किया है। इसके अलावा अन्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और लोकपाल इसमें शामिल हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? ऐसे में संस्थानों को मजबूत करना, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थानों के पास योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया संचालन हेतु आवश्यक अधिकार, संसाधन और अधिदेश उपलब्ध हो। नियुक्तियों के राजनीतिकरण से बचना, सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी एवं स्वतंत्र गैर पक्षपातपूर्ण निकाय की स्थापना कर नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा आगे की राह के रूप में योग्यता आधारित भर्ती को बढ़ावा देना चाहिए। भर्ती और चयन प्रक्रिया में योग्यता, अनुभव और क्षमता के महत्व पर जोर देना चाहिए। नीति और आचार संहिता को लागू करना चाहिए। नीतिपरक निर्णयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा और सत्यनिष्ठा की अवधारणा के अंगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा बहुहितधारक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए। जवाबदेही को बढ़ाने के लिए नियुक्त प्रक्रिया की निगरानी और सुधारों के समर्थन हेतु नागरिक समाज संगठनों, पेशेवर संघों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी सुर्खी अब है सुर्खियों में रही योजनाएं जो है इसको भी साथ में कर लेते हैं क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक था। सुर्खियों में रही योजनाओं की बात करें जून 2023 की, तो वो है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय कर लिया है। इसकी समय सीमा 2023 से बढ़ाकर के 2024 कर दी गई है। इसका उद्देश्य देखें इस स्मार्ट सिटी योजना का, तो बहुत सारे उद्देश्य स्मार्ट सिटी योजना के हैं, जैसे स्मार्ट समाधान लागू करके शहरों को बुनियादी ढांचा, स्वच्छ संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना बना करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ऐसे अनुकरणीय मॉडल तैयार करना जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करें। ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमुख विशेषताएं देखें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो इस मिशन को वर्ष 2015 से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। 2015 से इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आती हैं। स्मार्ट सिटी से संबंधित विशेषताएं देखें तो पैदल चलने योग्य शहरी क्षेत्रों का निर्माण करना, भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण, संसाधनों की क्षति को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आपसी संवाद को बढ़ावा देना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अलावा पार्क, खेल के मैदान जैसे खुले स्थानों का संरक्षण और विकास, विभिन्न प्रकार के परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी TOD। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल पैरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। इसके अलावा क्षेत्र आधारित विकास में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा शहर को उसकी आर्थिक गतिविधि जैसे स्थानीय व्यंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की बुनियाद आदि के आधार पर एक पहचान पत्र प्रदान करना। बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास में स्मार्ट समाधान को अपनाना। इस मिशन के तहत 100 शहरों को कवर कर लिया गया है। शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन एक विशेष प्रायोजन वाहन यानी SPV यानी स्पेशल SPV कह सकते हैं। स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के योजना निर्माण, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन और इसके लिए धन वितरण में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के योजना निर्माण के लिए जो है विशेष प्रायोजन वाहन जो है SPM ये सहायता मदद कर रहे हैं। शॉर्ट लिस्ट किए गए इस प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में या तो रेट्रोफिलिंग या रीडेवलपमेंट या ग्रीनफील्ड विकास मॉडल या इन स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ एक पैन सिटी सुविधा को शामिल किए जाने की संभावना है। वित्त पोषण केंद्र सरकार ने 5 वर्षों 2015 से 2020 में जो है 48,000 करोड़ रुपए यानी कि प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य शहरी स्थानीय निकाय ULB यानी अर्बन लोकल बॉडीज ULB द्वारा समान
आधार पर एक समान राशि प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों के रूप में एकत्रित किया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ के स्वयं के कोष से, इसके अलावा वित्त पोषण वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से, इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉन्ड और नवीन फंडिंग विकल्प से, इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यक्रमों और उधार के कार्यक्रमों से, इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ाया जा सकता है। अब हम समझते हैं स्मार्ट सिटी में प्रमुख अवसंरचनात्मक घटक क्या होंगे। जल की आपूर्ति, पर्याप्त आपूर्ति, इसके अलावा सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, इसके अलावा मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, इसके अलावा गुड गवर्नेंस विशेषकर ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, इसके अलावा संधारणीय पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, इसके अलावा विशेषकर गरीबी के लिए किफ़ायती स्मार्ट सिटी का संरचना, इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, इसके अलावा प्रभावी शहरी आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, बस वगैरह ये शामिल करना। इसके अतिरिक्त सभी 100 स्मार्ट शहरों में ICC जो हैं यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र इसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। ये परिकल्पना की गई कि ICC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ICCC अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और बढ़ाने वाली निर्णय समर्थन प्रणाली से युक्त होगा और इनेबलिंग सिटीज़ के लिए प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह ICC यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल वितरण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन निगरानी दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट शहरों के कोविड-19 महामारी के यथोचित प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC से संबंधित अवसंरचना और बेहतर ढंग से उपयोग किया गया है। स्मार्ट सिटीज़ की 6 मौलिक सिद्धांत देखें तो स्मार्ट सिटीज़ की मौलिक सिद्धांतों में सबसे पहला है कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। कन्वर्जेंस यानी अभिसरण का मतलब ये वित्तीय अभिसरण से हैं और क्षेत्र, इसके अलावा तकनीक का इस्तेमाल एक साधन के रूप में न कि लक्ष्य के रूप में, ठीक है। तकनीकों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल, इसके अलावा एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता, इसके अलावा सहकारी एवं प्रतिसंघवाद, इसके अलावा कम संसाधन और अधिक परिणाम, इसके अलावा केंद्र में समुदाय स्मार्ट सिटी की 6 मौलिक सिद्धांतों में शामिल हैं। इस प्रकार हमने इसको समाप्त कर दिया। परिशिष्ट के रूप में कुछ सुर्खियाँ बच जाती हैं, उनको भी हमने साथ में लेना है। परिशिष्ट आंकड़े और तथ्य देखें तो यहाँ पर एक आया SDG NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। तो इन सभी लक्ष्यों को हम देखें तो निर्धनता उन्मूलन यानी कि पहला लक्ष्य जो है उसको हम कहते हैं जीरो पॉवर्टी। दूसरा है शून्य भूखमरी यानी जीरो हंगर। निर्धनता उन्मूलन यानी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण, इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन, इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी, इसके अलावा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क। नौवां है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11वां है सतत शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज। फिर 14वां है जलीय जीवन एंड लाइफ अंडर वाटर। फिर भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन द लैंड। फिर SDG 16वां जो है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17वां है लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी यानी कि
पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये 17 SDG लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसको हम समझ सकते हैं। पहला है निर्धनता उन्मूलन। 2021-22 में 33.98 लाख स्वयं सहायता समूह यानी HSG को बैंक क्रेडिट ऋण से जोड़ा गया। 2022 से 2023 में 1.2 यानी 1,20,00,000 वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा वित्त पोषण संस्थागत सहायता प्रदान की गई। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया और लागू किया है। तो निरंतर उन्मूलन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जो हैं वो उपयोगी हैं। अब देखिए शून्य भूखमरी यानी कि नो पॉवर्टी जीरो हंगर। जीरो हंगर में है जैविक खेती के तहत 3.9 निवल क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। 2022-23 में कृषि क्षेत्र में प्रत्येक श्रमिक को GVA 84,921 रुपये था। ठीक है, इसके अलावा देखें SDG 3 हैं तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण शामिल हैं। तो 2018 से 2020 में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म पर 97 था। 1 लाख में मतलब 97 समझ लो। 2014 से 16 में 130 था, लेकिन इसको कम किया गया है। इसके अलावा 2020 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु जो है 32, 2015 में 43 थी। 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके अलावा SDG गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देखें तो कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 2021-2022 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER 57.6% था। 2020 से 2021 तक तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER जो था वो था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 27.3% में 27.3 ही है। ठीक है। 2021-22 में था 57, 20-21 में था 27, तो 27 से 57 पर पहुँचे हैं। और 2021 से 2022 में जो हैं ये 89.3 स्कूलों में विद्युत की पहुँच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो हैं ये नामांकन जो है बढ़ा है धीरे धीरे। 5वां है जेंडर इक्वेलिटी। तो 2019 में संसद लोकसभा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 14.36% थी। 2018-19 में जन्म लेने के समय लिंगानुपात 907 था। 2014 से 16 में ये 898 था, लेकिन 2018 से 2020 के दरमियान ये 907 पर पहुँच गए हैं। 2021 से 2022 में महिलाओं के नेतृत्व में 92.7% HSG यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा गया था। इसके अलावा छठा जो लक्ष्य है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। तो 100% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2019 से 2020 में सभी 100% जिलों को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओपन ODF कहते हैं हम, खुले में शौच से मुक्त, ओपन खुले में शौच को क्या कहते हैं, शौच से मुक्त, तो ODF एंड फ्री O एंड ओपन, फ्री F का मतलब D का नहीं पता है। तो खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है 100% जिलों को। ठीक है। 2021 में 91% जिले निकायों में कुल परिवेश जल गुणवत्ता की उपलब्धता थी। ठीक। इसके अलावा SD7 देखें, SDG 7 तो वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी देखें तो 2021-22 में 100% घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। 2022 से 23 में 99.80% घरों में जो है स्वच्छ ईंधन उपयोग किया जा रहा था। 2022-23 में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा जो है 22.5% था। SDG 8 जो है वो गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क। 2015 से 16 में 6,326 यानी 6326 पेटेंट जारी किए गए थे, जबकि 2022-23 में पेटेंट की संख्या जो है 34,134 हो गई है। 2022 में स्टार्टअप इंडिया की योजना 2022 में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 26,522 स्टार्टअप को मान्यता दी गई थी, जबकि 2016 में 428 स्टार्टअप को ही मान्यता दी गई थी। युवा रोजगार के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन किया जा रहा है। देखिए अगला है SDG 9 उद्योग नवाचार और अवसंरचना।
2022-23 में 59.97% आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रही थी। 2018 से 2019 में 1 करोड़ रुपए की लागत से 50.65 टन कार्बन उत्सर्जन हुआ था। 2015-16 में 61.45 टन। 2020 से 2021 में 10 लाख आबादी पर 262 शोधार्थी यानी कि शोध करने वाले मिले थे। और 2015 से 2016 में 218 ही थे और 10 लाख लोगों में अब 262 हो गए हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ी है। 10वां लक्ष्य है असमानता में कमी यानी कि क्या कहते हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटी। 2019 में लोकसभा के सब सदस्यों में 14.36% सदस्य महिलाएं थी। 2022 से 23 में पूर्वोत्तर राज्य के लिए बजट का 2.10% आवंटित मतलब हुआ और 2015-16 में तो ये केवल 1.66% यानी 1.66% ही 2015-16 में आवंटित हुआ था और अब जो है 2.10% तक बजट राज्यों को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित किया गया है। तो कसम बजट भी बढ़ाया गया है। 2023 से 24 में बजट का जो है 6.19% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित किया गया था। तो ये असमानता में कमी को बढ़ाता है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11वां लक्ष्य है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो 2022 में 98% वार्डों ने 100% घर घर अपशिष्ट संग्रहण सेवा प्राप्त की थी। 2023 में 76% अपशिष्ट प्रसंस्कृत 2023 में 76% देखो 2022 में तो 98% वार्डों ने 100% घर अपशिष्ट संग्रहण सेवा प्राप्त की थी। 2023 में 76% अपशिष्ट प्रसंस्कृत किया गया था। 2016 में तो ये 17% ही था केवल। 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगने की दर जो है 24.76% और मृत्यु दर 9.84% थी। अगला जो लक्ष्य है 12वां वो है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 2021-2022 में 187.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता थी। 2018 में से 19 तक ये 176 किलोग्राम प्रति थी, अब 187 हो गई हैं। 2021-2022 में प्रति व्यक्ति 6.81 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन हुआ था। भारत में खतरनाक अपशिष्ट और अन्य रसायनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण समझौतों की भी अभी सृष्टि की है। अब क्लाइमेट चेंज 13वां SDG जो है वो है 2018 में आपदाओं के कारण 1 लाख आबादी पर 10,738 लोग प्रभावित हुए थे। GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 24% की कमी हुई है। 2022 से 2023 में समुद्र सेवा प्रतिरूपण एप्लीकेशन संसाधन प्रौद्योगिकी यानी कि OSMART योजना के लिए 498.95 करोड़ रुपए का आवंटन बजट भुगतान हुआ अनुमान है। तो ये है जलीय जीवन। तो वाटर बिलो लाइफ बिलो वाटर। अब लाइफ ऑन द लैंड 15th जो गोल है उसको देख लेते हैं। 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वन आरक्षण था और ये 15 में जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था वन आरक्षण 21.35 था, अब थोड़ा सा 21.71 है जो उससे ज़्यादा हो गया है। मतलब वन आरक्षण क्षेत्र जो है बड़ा है। 22 में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में 5.28% संरक्षित क्षेत्र था। 2022 में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रों में 8.69% को जो है रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया। 2016 में 4.15% किया गया था। मतलब लगभग डबल क्षेत्रों को जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। 2021 से 2022 के 22 में जो है पर्यावरण संरक्षण को सरकारी व्यय का जो है 0.07% खर्च किया गया था। और भारत ने लोगों का उचित और न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए विधायी और प्रशासनिक तथा नीतिगत फ्रेमवर्क अपनाया है। 16वां लक्ष्य देखें तो वो है 2022 में प्रति लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 149 थी, 1.49 थी, क्षमा कीजिएगा। प्रति लाख 1 लाख व्यक्तियों पर एक न्यायाधीश, एक भी नहीं है, 1 थोड़ा सा ज़्यादा 1.49 2022 में। 21 में जो था वो प्रति लाख आबादी जो था ये न्यायाधीश पता नहीं कितना था। 2021 में उद्देश्यपूर्ण की गई हत्या प्रति लाख व्यक्ति जो है आबादी का 2.20 थी। 2015 में 2.63 थी, लेकिन उससे जो है कम हुई है, 2.20 जो है उद्देश्यपूर्ण हत्या हुई हैं। शांति और न्याय और मजबूत संस्थाओं की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करती हैं।
और न्यायाधीशों की संख्या जो है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं के लिए होता है। अब अंतिम लक्ष्य जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो पार्टनरशिप फॉर गोल्स, 25 राज्य निगरानी फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहे हैं। 2019-2020 में 12, 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में पण्य निर्यात का हिस्सा 1.77% था। ठीक, 2021 में कुल वैश्विक निर्यात में वाणिज्यिक सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4% थी। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक सांख्यिकी सिद्धांतों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कानून बनाया गया है। सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों की बात हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं, और सुर्खियों में रहे स्थलों की बात अगर करें तो इनको हम उस पेज से पढ़ेंगे। लेकिन सुर्खियों में रहे व्यक्तित्वों की बात हम कर सकते हैं। एक है रानी दुर्गावती। क्यों है सुर्खियों में? मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ हुआ है। यह मऊबा के चंदेल राजवंश से संबंधित है। उनका विवाह जो है गढ़ कटंगा के गौंड राजा दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह, उन्होंने रानी ताल, बेरी ताल, आधार ताल जैसे कई जलाशयों का निर्माण करवाया था रानी दुर्गावती ने। उन्होंने आचार्य विट्ठल नाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। पुष्टि मार्ग पंथ जो है रानी दुर्गावती के मतलब राज में आचार्य विट्ठल नाथ को गढ़ में उन्होंने छूट दी थी। रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक रहे बाज बहादुर को पराजित किया था। बाज बहादुर जो 1555 से 1560 के दरमियान शासक था मालवा का, ये मुगलों के अधीन इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान से पराजित हो गई थी। तो मुगलों के अधीन जो इलाहाबाद का सूबेदार था आसफ खान, उनसे हार गई थी रानी दुर्गावती। इनसे प्रदर्शित नैतिक मूल्य देखें तो आत्मनिर्णय। अपने पति की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाल कर उन्होंने आत्मनिर्णय की मजबूत भावना का प्रदर्शन किया। दुख से हताश होने या सत्ता छोड़ने के बजाय उन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व और शासन स्वयं करने का निर्णय किया। दूसरी सुर्खियों में जो व्यक्तित्व है उसमें है अहिल्याबाई होलकर। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर ज़िले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर लिया है। अहमदनगर ज़िले का नाम अब अहिल्या नगर हो गया है। 18वीं सदी के दौरान मालवा प्रांत की रानी थी। उन्होंने भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में अपने पति खांडे राव की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया। भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में अपने पति खांडे राव की मृत्यु के बाद में भरतपुर के खिलाफ खांडे राव की मृत्यु हो गई और 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उनके शासन की प्रमुख विशेषताएं उपलब्धियां देखें तो उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों पर महारत हासिल की थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है न्यायपूर्ण लोक प्रशासन व्यवस्था सुशासन को बनाए रखा था। उनके शासनकाल में महेश्वर शहर एक साहित्यिक, औद्योगिक, संगीत कला और शिल्प कला का केंद्र बन गया था। उन्होंने महेश्वर शहर में एक वस्त्र उद्योग स्थापित करने की मदद की थी। मतलब इस कारण अब इसे महेश्वरी साड़ियों के नाम से जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, इसके अलावा ओंकारेश्वरी सहित कई अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न किया था। अहिल्याबाई होलकर। इनके नैतिक मूल्य देखें तो वीरता और प्रशासन। मालवा की रानी अहिल्याबाई एक बहादुर नेतृत्वकर्ता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। जब मराठा पेशवा अंग्रेज़ों के एजेंडे को विफल नहीं कर सके तब उन्होंने उनके परिणामों को और मायने को बेहतर तरीके से समझा। अगली जो सुर्खी है वो अगली जो व्यक्तित्व है वो है सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले। सावित्रीबाई फूले या सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले पूरा नाम है उनका। वह एक प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद, कवयित्री थी। उन्होंने पुणे में पहली बालिका विद्यालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ये कार्य उनके पति ज्योतिबा फूले की सहायता से उन्होंने किया था। प्रमुख योगदान देखें तो उन्होंने बालिका विधवाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में प्रयास किया। इनके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र शुरू किया था। आगे चलकर वे 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज से जुड़ गईं और ये समाज सुधारक से संबंधित एक संगठन था। 1873 में स्थापित किया था ज्योतिबा फूले ने और इससे जुड़ गई सावित्रीबाई। इनका तर्कवाद और सामाजिक न्याय इनका मूल्य है।
तो ये भारतीय इतिहास विशेष रूप से इनकी जाति आधारित सामाजिक अवस्था की उत्पत्ति की वैज्ञानिक समझ में विश्वास करती थी। ये भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये सुर्खियों में क्यों हैं? सांख्यिकी और आर्थिक योजना क्षेत्र के निर्माण में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान की स्मृति को हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। महालनोबिस की योगदान और उसकी उपलब्धियां देखें तो उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। भारत के प्रथम योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन ISI की स्थापना की थी। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस की खोज की थी। यह एक सांख्यिकी माप है। इसका उपयोग एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। इनसे बड़े नैतिक मूल्य देखें तो संस्थान निर्माता और विद्वान थे। ये एक दक्ष या प्रतिभाशाली सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उनके विद्वता पूर्ण योगदान के कारण भारत में जो है नीति निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण उन्होंने किए थे। अगले हैं बिरसा मुंडा। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को उनकी 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बिरसा मुंडा के बारे में जाते हैं, छोटा नागपुर पठार के एक क्षेत्र मुंडा जनजाति से थे। गरगन गिशन स्कूल में शामिल होने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने बिरसाइत गत की शुरुआत की। उन्होंने 1899 के उल गुलान आंदोलन में विदेशियों को खदेड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने औपनिवेशिक कानूनों का पालन करने और लगान देने से इनकार कर दिया था। साथ ही अविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी। इसके अलावा उन्होंने भोगवान या भगवान और घोरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में जानते हैं। ठीक है। दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता इनके प्रमुख मूल्य हैं। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने समुदाय की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ अपने आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व करके असाधारण साहस दिखाया। अगले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। उन्होंने किसानों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन में कई चेतना का कार्य किया। अप्रैल 1936 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया इनको। उन्होंने बिहार के जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल करने के खिलाफ बकास्त आंदोलन शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार टेनेंसी एक्ट और बकास्त लैंड टैक्स लागू हुआ था। उन्होंने बिहटा में डामिलिया चीनी मिल में जो है सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। किसान मजदूर एकता संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इनके मूल्य देखें स्वामी सहजानंद सरस्वती के तो वो हैं सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा। उन्होंने स्थानीय समुदायों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधन के रूप में खादी के उपयोग और शराबबंदी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन के भारतीय लोगों को राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। अगले व्यक्तित्व हैं शंकर त्र्यंबकम धर्माधिकारी। शंकर त्र्यंबकम धर्माधिकारी क्या हैं? ये बाबा धर्माधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारक थे। राजनीतिक योगदान देखें इनका, फिर सामाजिक योगदान देखेंगे। राजनीतिक उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इसके लिए गांधी सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल के सदस्य चुने थे। सामाजिक योगदान देखें शंकर त्र्यंबकम धर्माधिकारी का तो उन्होंने अपना अधिकतर समय दलितों और महिलाओं की उन्नति के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने वैचारिक क्रांति का समर्थन किया था। उनके आचार्य विनोबा भावे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। हैरी मार्कोविट्ज़ क्यों सुर्खियों में हैं? शंकर त्र्यंबकम धर्माधिकारी से जुड़े मूल्य सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा इनके लक्ष्यों में शामिल हैं। उन्होंने अपने जीवन काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दलितों और महिलाओं की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। उनका सामाजिक योगदान जीवन के लिए हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों, सम्मान और समानता के लिए संघर्ष पर केंद्रित था। हैरी मार्कोविट्ज़ क्या हैं? तो आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत या मॉडर्न पोर्टफोलियो MPT कहते हैं इसको, सिद्धांत को थियरी कहते हैं। तो MPT के जनक हैरी मार्कोविट्ज़ का निधन हो गया है। वित्त पर उनके विचारों के लिए
मेर्टन एंड एच गिलर और विलियम एफ शार्फ के साथ उन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 1990 में सम्मानित किया गया था। एमपीटी यानी कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का निवेश एमपीटी का निवेश का चयन करने के लिए एक व्यावहारिक तरीका है। एमपीटी क्या है? आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत या मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। ये निवेश का चयन करने के लिए व्यावहारिक तरीका है। जोखिमों के स्वीकार्य स्तर के भीतर अपने समग्र रिटर्न को अधिकतम किया जा सकता है। हैरी मार्कोविट्ज़ में व्यक्तित्व प्रतिभूतियों की बजाय परिसंपत्तियों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया। मार्कोविट्ज़ ने गणितीय प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन में भी अभूतपूर्व योगदान किया। गणितीय प्रोग्रामिंग उन्होंने सिगस्क्रिप्ट भाषा विकसित की। यह सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है। दृढ़ता और तर्क संगतता की बात करें तो उन्होंने न केवल पोर्टफोलियो प्रबंधन की समझ को आगे बढ़ाया बल्कि साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और निरंतर सीखने की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। इसमें कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।